नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 14 जनवरी 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एक्सप्लेन पेज पे। वहाँ दो आर्टिकल्स है, दोनों को अब डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है जिसमें हम बात करेंगे, जो अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी रिलीज़ की गई है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, तो वो डिटेल में जानेंगे। और दूसरा, केरला में जो मलयालम सिनेमा सेक्टर है ना, तो केरला सिनेमा में जो भी विमेन को इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं उनको लेकर के अभी गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया जा रहा है, इससे रिलेटेड हमने एक देखो आर्टिकल तो एडिटोरियल पे पहले ही डिस्कस कर लिया था। अब वही उन चीज़ों को थोड़ा और इलेबोरेटली एक बार और समझ लेंगे यहीं पर एक्सप्लेन पेज पे। तो दो आर्टिकल से दोनों को डिटेल में देखते हैं अब। तो देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा थर्सडे को एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है, जिस रिपोर्ट को हम बोलते हैं, जिस रिपोर्ट को बोला जाता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का ये डेटा रिलीज़ हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है कि इंडिया में लगातार फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, पर कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स में अगर नज़र डालें तो वहाँ पर कुछ कंसर्न्स भी हैं। जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट कवर में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। साथ में जो नेचुरल फॉरेस्ट है ना, उनमें कमी आ रही है। मतलब जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन मिनिमम है या फिर निल है, वहाँ इस तरीके के जो फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट कवर है, उसमें कहीं ना कहीं कमियाँ देखने को मिल रही है। तो देखते हैं पूरी डिटेल में। सबसे पहले आप ये एक बार मैप अच्छे से देख लेंगे तो समझ में आएगा कि कहाँ गेन हुआ है, कहाँ लॉस हुए हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव चेंजेस की अगर बात करें तो 3% से ज़्यादा जो गेन किया है फॉरेस्ट एरिया, वो देखो ये दो स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा 2 से 3% वाली रेंज में भी इसी एरिया के आ रहे हैं ज़्यादातर। और इसके अलावा 1% से 2% जो इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेस्ट एरिया में, वो आप देख सकते हो। एक तो उड़ीसा है, एक बिहार है और एक लद्दाख वाला एरिया है। इसके अलावा थोड़ा सा और हम देखें इम्प्रूवमेंट, तो 0.5 से मतलब 0 से 0.5 के बीच में बाकी बचे हुए स्टेट्स हैं। और जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसमें सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुआ है फॉरेस्ट एरिया, वो इनमें हुआ है, वॉयलेट और ब्राउन कलर, जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, जिनमें एक तो नागालैंड हो गया, एक मणिपुर हो गया और एक मिजोरम हो गया। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत डिक्लाइन कर गया। इसके अलावा अब देखते हैं माइन्यूट डिटेल्स। अब वैसे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि गेन कौन कौन से स्टेट्स ने किया है फॉरेस्ट एरिया में। तो अरुणाचल प्रदेश ने 647 स्क्वायर किलोमीटर का गेन किया है, तेलंगाना ने 632 स्क्वायर किलोमीटर। इसके अलावा उड़ीसा, कर्नाटका और झारखंड, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर है वो राइज हुआ है। इसके अलावा फॉरेस्ट कवर के लॉसेस की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में लॉस हुआ है 257 स्क्वायर किलोमीटर का। इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय ने भी लॉस का सामना किया है फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये क्या होती है। देखो, ये जो रिपोर्ट होती है ये हर 2 साल से रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। और पब्लिश किसके द्वारा की जाती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है। पहली बार ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 1987 में। तब से लेकर अभी तक ये जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की जो रिलीज़ हुई है, ये 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, अब देखो, इंडिया वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ में से एक कंट्री है जहाँ पर ये मतलब हर 2 साल से इस तरीके से वाइडली कवरिंग करते हुए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डेटा कलेक्ट किया जाता है, हर दो साल के बेसिस पे फॉरेस्ट से रिलेटेड। ठीक है, इसमें देखो जो मैपिंग की जाती है, वॉल टू वॉल मैपिंग की जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि बाउंड्री या जहाँ पर डिमार्केट हो रखी है, उन बाउंड्रीज के विद इन जितना कुछ भी वेरिएशन आ रहा है उसको अच्छे से डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्शन के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो ISFR है, दैट मीन्स इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, इसका देखो यूज़ किया जाता है। फिर आगे कोई प्लानिंग करनी है, कुछ पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है, फॉरेस्ट एरिया को कैसे मैनेज करें। जब हमें ये पता पड़े कि किस एरिया में फॉरेस्ट ज़्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए पॉलिसी फॉर्मुलेट करने में रिपोर्ट ऑटोमेटिकली हेल्प करेगी। ठीक है, इसके अलावा कहाँ पर फॉरेस्ट्री या फिर FA जो एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर है उसको प्रमोट करना है कि भाई खेती तो हमें करवानी है ही, उसके साथ साथ में अगर एग्रीकल्चर के साथ साथ में
ट्री प्लांटेशन का काम भी कर दिया जाए तो उसका फ़ायदा किसानों को भी हो जाएगा और इकोलॉजी को भी हो जाएगा। तो ये प्लान कब हो पाएगा? जब हमें ये पता पड़ेगा ना कि एक्चुअल में क्या स्टेटस चल रहा है फॉरेस्ट कवर का। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है कि क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है ये 2021 की जो रिपोर्ट रिलीज हुई है। इसमें देखो पूरे कंट्री का ओवरऑल देखें तो उसमें तो देखो इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब अभी 2019 के कंपैरिजन में 2021 का जो डेटा है उसमें ये चीज़ क्लियर हो रही है कि लगभग 1540 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है पिछले 2 सालों में। इसके अलावा अगर कुछ माइन्यूट डिटेल्स की बात करें तो उनमें फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ कि इंडिया में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो अब 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर हो गया है, जो कि टोटल कंट्री का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 21.71% है। इसका मतलब ये हो गया कि 2019 में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर था, दैट वाज अराउंड 21.67%। तो वो बढ़ कर के अभी कितना हो गया 21.71%। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि ट्री कवर जो है वो इंक्रीज हुआ लगभग 721 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अब देखो इसमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों में बहुत डिफरेंस है। ट्री कवर का मतलब तो ये होता है कि जो पेड़ होता है ना तो उसका जो कैनोपी है उसके द्वारा कितना एरिया कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे में जितने भी ट्रीज हैं उनकी कैनोपी के द्वारा जो एरिया कवर किया जा रहा है, एक तो वो हो गया। एक हो गया कि बहुत सारे जो पेड़ लगे हुए होते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को हमने बहुत सारे पेड़ों के लगे होने के कारण उसको फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया, तब वहाँ पर जो पूरा कवर है फॉरेस्ट कवर उसको हम फॉरेस्ट कवर बोलेंगे। इसमें ट्रीज के बीच में जो गैप आ गया, स्पेस आ गया, वो भी इंक्लूड हो जाता है। तो ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो जिन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है ना फॉरेस्ट कवर का, उनमें तेलंगाना 3.07%, दूसरा आंध्र प्रदेश 2.22% और उड़ीसा 1.04%। इसका मतलब कि इन तीनों स्टेट्स में, इन स्टेट्स का जितना ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 3%, 2.2% और 1% रिस्पेक्टिवली राइज हुआ है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट के 5 स्टेट्स हैं जिनमें अगर नाम देखें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पर फॉरेस्ट कवर की कमी आई है, लॉस हुआ है। इसके अलावा मैंग्रोव्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इंक्रीमेंट देखने को मिला है 17 स्क्वायर किलोमीटर का। मैंग्रोव्स आपको पता है जो कोस्टल एरियाज में जो आप कहते हो ब्रैकिश वाटर में जो प्लांट या जो वेजिटेशन डेवलप होती है उसको हम मैंग्रोव बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मैंग्रोव्स की अगर देखें तो 17 स्क्वायर किलोमीटर का राइज देखने को मिला है। और अभी पूरे इंडिया में टोटल कितने मैंग्रोव कवर हो चुके हैं? अराउंड 4,992 स्क्वायर किलोमीटर। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स में सीधे काम आते हैं और मेंस में आंसर राइटिंग में आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर आ जाओ सर्वे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आई है कि जितना फॉरेस्ट एरिया है ना, फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, उसमें 35.46% जो पार्ट है वो देखो फॉरेस्ट फायर्स के लिए प्रोन है, मतलब जंगल में लगने वाली आग के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इसमें से 2.81% तो एक्सट्रीमली प्रोन है, मतलब आग लगने के मतलब 100% के लगभग चांसेस हैं, और 7.85% है वो हाईली प्रोन है, दैट मीन्स चांसेस बहुत हो गए, और कुछ अगर देखा जाए 11.51% वो हो गए हाईली प्रोन। तो एक्सट्रीमली प्रोन तो 2.81% है टोटल जो फॉरेस्ट कवर है उसका फॉरेस्ट फायर्स के लिए, जंगल में जो आग लगती है उसके लिए। इसके आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि टोटल कार्बन स्टॉक की अगर बात करें कि जंगलों में टोटल कितना कार्बन को हम एब्जॉर्ब करने की फैसिलिटी डेवलप कर चुके हैं, तो ओवरऑल देखें तो 7,204 मिलियन टन की व्यवस्था हो चुकी है अभी तक, ये एस्टिमेट है, जो कि फिर जिसमें अभी इंक्रीमेंट कितना हुआ है 2019 से 2021 के बीच में 79.4 मिलियन टन्स का। तो ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेटा हो जाता है। अब देखो होता क्या है, कार्बन सिंक करने के लिए हमें क्या करना होता है, या तो कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या फिर हम जंगल का एरिया बढ़ा दें, क्योंकि सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो यूज़ होता है प्लांट्स के द्वारा फूड की तरह, तो ऐसे में कार्बन कैप्चर का काम भी करते हैं फॉरेस्ट। इसके अलावा बैम्बू फॉरेस्ट मतलब जो बांस होते हैं इनके एरिया में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो कि 2019 में हुआ करता था 13,882 मिलियन
कल्म्स मतलब स्टेम्स, जो कि बढ़कर के अभी कितने हो गए 2021 में, कितने बांस के पौधे हो गए हैं। मतलब एक बांस में क्या होता है, एक ही पौधे से बहुत सारे वो निकलते हैं, ठीक है ना, मतलब एक ही जड़ से। तो ओवरऑल अगर देखें तो कितने स्टैम्प्स तैयार हो गए हैं अभी 2019 में तो कितने थे 13,882 मिलियन कल्म्स, जो कि अभी बढ़कर कितने हो गए हैं 53,336 मिलियन कल्म्स। इसका मतलब हो गया कि बैम्बू है उसके एरिया में या फिर उसके नंबर्स में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखा गया है। फिर सवाल यह आता है कि किस तरीके के फॉरेस्ट हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें देखो फॉरेस्ट का क्लासिफिकेशन समझना होगा। देखो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 की अगर हम बात करें तो इसमें फॉरेस्ट कवर तो ओवरऑल तो हमें इंक्रीज होता हुआ दिखाया गया है, जो कि हमने अभी तक डिस्कस किया है। पर सवाल ये है कि हर तरीके के फॉरेस्ट के जो क्लासिफिकेशन है ना, उनमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। तो क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है फॉरेस्ट कवर को सर्वे के द्वारा। पहला तो है वेरी डेंस फॉरेस्ट, जहां पर कैनोपी डेंसिटी कितनी मिलेगी आपको 70% से ज़्यादा। इसका मतलब हो गया कि एक ज्योग्राफिकल एरिया आप जिसको फॉरेस्ट कवर बोल रहे हो, वहां पर जितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इन पेड़ पौधों के द्वारा जो छतरी बनाई जाती है, उनके द्वारा जो छाया दी जाती है ना, वो इस टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 70% या उससे ज़्यादा है, तो उसको हम बोलेंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी आ जाती है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, जिसमें कैनोपी कवर कितना हो जाता है 40 to 70%। और तीसरी कैटेगरी आ गई ओपन फॉरेस्ट, जिसमें कैनोपी कवर हो गया 10 to 40%। तो ये 3 कैटेगरीज है। अब इसके अलावा जो बचा हुआ एरिया है जहाँ पर घास फूस या छोटी बड़ी झाड़ियाँ लगी रहती हैं, स्क्रब्स लगी रहती हैं जिनमें कटीली झाड़ियाँ ये सब आ गई, तो उनकी डेंसिटी, मतलब स्क्रब्स किस एरिया को बोलते हैं, जिस एरिया में डेंसिटी जो है वो 10% से भी कम मिले। पर ये क्या है, ये जो स्क्रब वाले क्लासिफिकेशन है ना, ये इस सर्वे में कंसिडर नहीं किया जाता। तो सर्वे में तो 3 ही क्लासिफिकेशन अवेलेबल है, एक तो वेरी डेंस फॉरेस्ट का, दूसरा मॉडरेट फॉरेस्ट का, और तीसरा मॉडरेट डेंस, और तीसरा हो गया ओपन फॉरेस्ट। तो ऐसे में अब अगर तीनों की बात करें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट है ना, ये तो देखो इंक्रीज हुआ है 501 स्क्वायर किलोमीटर से। वेरी डेंस फॉरेस्ट जहाँ पर कैनोपी कवर कितना कर रही है 70% से ज़्यादा, जो कि अपने आप में एक हेल्दी साइन है कि हाँ वाकई में हमारे यहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। पर आप इस पर थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर रिपोर्ट ये बता रही है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है या फिर जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर रखा है, या फिर जहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने कुछ लगाम लगा रखी है या कंजर्वेशन वाली एक्टिविटीज़ कंटिन्यू कर रखी है सरकार ने, वहाँ पर तो देखो ये फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है। एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो 1582 स्क्वायर किलोमीटर का भी मतलब ये हो गया एक तो वेरी डेंस वाला। तो अब फिर एक्सपर्ट का ये कहना है, एक्सपर्ट्स का, कि जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है उसमें 1582 स्क्वायर किलोमीटर का डिक्लाइन देखने को मिला है। और ये जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होता है ना, ये मेजरली होता है नेचुरल फॉरेस्ट, मतलब वहाँ पर वो खुद से ही डेवलप हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि कंजर्वेशन भी हो रहा है ना, तो वो भी ह्यूमन इंटरवेंशन से हो रहा है, ऑटोमेटिकली नहीं होने दिया जा रहा है। तो ये अपने आप में कंसर्निंग बात है। इसके अलावा ये जो डिक्लाइन हो रहा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का, इसके कंपैरिजन में दूसरी तरफ जो ओपन फॉरेस्ट का एरिया है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 2621 स्क्वायर किलोमीटर का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ तो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट डिक्लाइन कर गया और दूसरी तरफ ओपन फॉरेस्ट है वो राइज कर गया। इसका मतलब सीधा क्या हुआ कि डिग्रेडेशन हो रहा है फॉरेस्ट का, कि जहां पर ट्री कैनोपी का जो एरिया है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया का 40 to 70% जो होना चाहिए वो लेस देन 40% पे आ गया। इसका मतलब फॉरेस्ट लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है हमारे देश में। ये चीज़ एक्सपर्ट्स के द्वारा हाईलाइट की जा रही है। इसके अलावा स्क्रब एरिया की बात करें तो वो भी इंक्रीज हुआ है लगभग 5320 स्क्वायर किलोमीटर से। तो ये भी अपने आप में शो करता है कि वाकई में जो कैनोपी कवरेज है, मतलब पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा हुई है, तभी तो पेड़ की जो छतरी बनती है, कैनोपी बनती है, उसका कटना और उस एरिया का कन्वर्ट हो जाना किसमें, स्क्रब में। स्क्रब का मतलब वहाँ पर कैनोपी का जो डेंसिटी है वो कितना आ रहा है, लेस देन 10%। तो बोले यहाँ पर कंप्लीट डिग्रेडेशन देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट एरिया का। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात भी है।
अब देखो ये जो डिक्लाइन है ये क्या एक्सप्लेन करता है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम ध्यान दें तो देखो, अगर हम टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें, है ना, तो लगभग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हैं वो 7.98% फॉरेस्ट एरिया को वहाँ पर अपने पास में रखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल इंडिया का फॉरेस्ट कवर है, ठीक है ना, उसका लगभग 7.98% अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा हो जाता है। मतलब ये आप थोड़ा क्लियर कर लो इसको कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके पास में टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है, इंडिया की टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया उसका 7.98% वहाँ पर आता है। पर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो वो कितना कवर करते हैं, 23.75%। मतलब ये हो गया कि इंडिया की जितनी ज्योग्राफिकल एरिया उसका तो केवल 8% के लगभग ही ज्योग्राफिकल एरिया है उधर, पर जब फॉरेस्ट कवर की बात करें तो उधर 23.75% फॉरेस्ट कवर आ जाता है नॉर्थ ईस्ट में। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया नॉर्थ ईस्ट, और इसमें ओवरऑल डिक्लाइन देखने को मिला है 1020 स्क्वायर किलोमीटर का इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में 2019 से 2021 के बीच में। इसमें देखो जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं, केवल जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल मिज़ोरम, वहाँ पर बेशक डिक्लाइन हुआ है, पर अभी भी जितना ज्योग्राफिकल एरिया मिज़ोरम का है उसका अराउंड 84.5% एरिया है वो फॉरेस्ट एरिया के अंडर में आता है, फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश का भी लगभग 79.3% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर आता है। इसके अलावा ये दोनों स्टेट्स में जो फॉरेस्ट लॉस हुआ है, मिजोरम में कितना लॉस हुआ है 1.03%, अरुणाचल प्रदेश में हुआ 0.39%। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भी फॉरेस्ट लॉस हुआ है 1.48 का, मेघालय में 0.43% का और नागालैंड में 1.88% का। इसका मतलब ये 4-5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा, मतलब कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स, एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स यहाँ पर ज़्यादा लॉस है। इसका मतलब क्या हो गया कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में डिक्लाइन जो है वो एक ट्रेंड है। अब इसके पीछे कारण नेचुरल कैलेमिटी, पर्टिकुलरली देखे जाए तो लैंडस्लाइड, भूकंप आना, फिर बाद में लैंड का स्लाइड कर जाना, एक तरीके से बहुत बड़ा मलबा आकर के जंगलों को दबा देता है, इस तरीके से हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से सॉइल इरोजन और उसकी वजह से प्लांटेशन का डेवलप ना हो पाना, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको हम झूमिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। इसके अलावा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, क्योंकि सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा है उधर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर के, तो ऐसे में वहाँ पर पेड़ काटे भी ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये कारण है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है अगर फॉरेस्ट कवर की हम बात करें। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जो लॉस हो रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग है, कारण कि नॉर्थ ईस्ट में बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन होती है वहाँ पर वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी बहुत सारे मिलते हैं, दैट मीन्स फ्लोरा भी अच्छा हो गया, और उसके साथ साथ में फौना, दैट मीन्स डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं वो भी मिलते हैं। और आपको पता ही है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो वहाँ पर अगर लॉसेस अगर होते हैं फॉरेस्ट एरिया में या फॉरेस्ट कवर में, तो ये अपने लिए कहीं ना कहीं नुकसान वाली चीज़ है। ठीक है, साथ साथ में आपको पता ही है कि जब फॉरेस्ट कवर रिड्यूस होता है ना, तो वाटर कैचमेंट एरिया है वो भी रिड्यूस होता है, क्योंकि सीधी सी बात है जंगल अगर प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि अगर बारिश आती है तो पानी आराम से परकोलेट होकर के और वाटर रिसोर्सेज भी वहाँ पर अच्छे से मेंटेन हो पाते हैं। ठीक है, पर वहाँ पर अगर पेड़ पौधे कट जाएंगे डेवलपमेंट के नाम पे, तो फिर वो वाटर की जो एक होनी चाहिए जो कंजर्वेशन या फिर जो वाटर कैचमेंट एरिया पे जितना इफेक्ट आना चाहिए कि हाँ जितनी बारिश हुई उस एरिया का अच्छे से यूटिलिटी हो रही है उस पानी की, या फिर वो नेचुरली रीस्टोर हो पा रहा है इकोलॉजिकल सिस्टम, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिस हो जाती हैं। इसके आगे अगर देखें, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं ना, यहाँ पर कोई डेडिकेटेड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स नहीं है जो कि अलग अलग स्टेट्स में अवेलेबल हैं फॉरेस्ट एरिया को मैनेज करने के लिए। यहाँ पर क्या है, डिफरेंटली ऑनरशिप पैटर्न पे काम किया जाता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ट्राइब्स ज़्यादा रहती हैं तो कम्युनिटी ऑनरशिप ज़्यादा है, और साथ में आपको भी पता है कि यहाँ पर 6 शेड्यूल या 5th शेड्यूल के एरियाज़ ज़्यादा प्रिवेल करते हैं, तो इस केस में यहाँ पर प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है। ठीक है, 6 शेड्यूल में ATM मशीन आपको पता ही है, तो इसका मतलब क्या है, कम्युनिटी ऑनरशिप ही है।
यहाँ पर ट्राइबल्स रहते हैं, वो लोग अपनी कल्चर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होने देना चाहते, तो वहाँ पर वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और ये कुछ भी होता है ना, तो उसमें जल्दी से सरकार भी इंटरवीन नहीं कर सकती कि जी आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोको। फॉरेस्ट कवर में डिक्लाइन होने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उन लोगों का अधिकार है, उन लोगों के हिसाब से अगर देखें तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में जो कंजर्वेशन से संबंधित जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बहुत सारा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके आगे अगर देखें तो इस रिपोर्ट में और क्या बताया है, इस रिपोर्ट में देखो कुछ नए फीचर्स हैं। ये पहली बार है कि 2021 में ये जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसमें ये बताया, इसमें टाइगर रिजर्व्स को कवर किया गया है, टाइगर कॉरिडोर्स को कवर किया गया है, और जो एशियाटिक लायंस रहते हैं जो एरिया है गिर फॉरेस्ट, इस एरिया को कवर किया गया है, और फिर बाद में ओवरऑल डेटा रिलीज किया गया। इसके पहले ये टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर फॉरेस्ट को कवरेज नहीं मिलती थी। तो ऐसे में फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें तो टाइगर कॉरिडोर्स में इंक्रीमेंट देखने को मिला है लगभग 37.15 स्क्वायर किलोमीटर का। फॉरेस्ट कवर की अगर बात करें टाइगर रिजर्व वाले एरिया में, टाइगर कॉरिडोर वाले एरिया में, टाइगर कॉरिडोर का मतलब क्या हो गया, एक टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, एक टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, इन दोनों के बीच में अगर एक बेल्ट तैयार कर दिया जिससे कि टाइगर आराम से माइग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे में, तो ये टाइगर कॉरिडोर तैयार हो गए एक तरीके से। तो ऐसे में भी फॉरेस्ट कवर लगभग 37.15 स्क्वायर किलोमीटर राइज हुआ है, जो कि अराउंड 0.32% है 2011 से 2021 के बीच में। एक पॉइंट ये अच्छा है। इसके अलावा टाइगर रिजर्व में जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है 22.6 स्क्वायर किलोमीटर का। ठीक है, इसके अलावा 20 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं जिनमें पिछले 10 साल, कौन से 2011 से 2021 के बीच में, ठीक है, वहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है। फॉरेस्ट टाइगर मतलब 20 टाइगर रिजर्व में तो पिछले 10 सालों में जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है, जबकि 32 टाइगर रिजर्व्स में फॉरेस्ट कवर है वो रिड्यूस हुआ है। इसमें देखो जो यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, एक तो बुक्सा, अनामलाई और इंद्रावती, ये ऐसे टाइगर रिजर्व्स हैं जहाँ पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड मिला है। लॉसेस की बात करें तो लॉसेस नोटिस किए गए हैं कावल, भद्रा और सुंदरबन रिजर्व्स में। अब आपके लिए टास्क आ गया है, ये कौन कौन से स्टेट्स में है, मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनको जरूर देख लेना आप, कारण कि इस तरीके के नाम आ गए ना, हाईलाइट हो गए तो क्वेश्चन बन जाएगा सेकंडों में। रिसेंटली ये टाइगर रिजर्व या फिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये न्यूज़ में थी, ये नेशनल पार्क न्यूज़ में था, कौन से स्टेट में है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बुक्सा, अनामलाई, इंद्रावती और इसके अलावा कंवल, भद्रा और सुंदरबन, ये देख लेना लोकेशन। तो ऐसे में बुक्सा, अनामलाई और इंद्रावती में तो देखो फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज हुआ है, जबकि इधर कंवल और भद्रा में, सुंदरबन में यहाँ पर रिड्यूस हुआ है फॉरेस्ट कवर। इसके अलावा पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है। उस पूरे टाइगर रिजर्व का जितना ज्योग्राफिकल एरिया कवर किया हुआ है ना, उसका 97% फॉरेस्ट कवर है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। वैसे तो ये पूरा आर्टिकल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपको हेल्प कर जाएंगे। अब आ जाओ क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है। तो देखो बात ऐसी है, इस रिपोर्ट में जो एस्टिमेशन है वो ये कि 2030 आते आते लगभग 45 से 64% फॉरेस्ट जो है इंडिया में वो क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, जिसमें टेम्परेचर राइज होना। अच्छा, केवल असम, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड, इन 4 स्टेट्स को छोड़ दो, बाकी सारे स्टेट्स है ना, बाकी सारे स्टेट्स में जितने भी फॉरेस्ट एरिया है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट हॉटस्पॉट बन रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हैं। वहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर फॉरेस्ट कवर की बात करें तो अराउंड 0.1 से 0.2% की बात करें लद्दाख में, तो वो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड रहने वाला है। तो अगर पूछा जाए कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा असर कहाँ के फॉरेस्ट कवर पर पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा लद्दाख वाला। ठीक है, लद्दाख में पर्टिकुलरली कौन सा कितना एरिया है, जितना फॉरेस्ट कवर है उसका 0.1 to 0.2%। इंडिया के फॉरेस्ट की अगर बात करें तो ऑलरेडी देखो वेजिटेशन टाइप्स में तो वेरिएशन देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे कि सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में वेजिटेशन में इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है कि लगभग 124 जो एंडेमिक स्पीसीज़ हैं वो अपनी लोकेशंस को शिफ्ट कर रही हैं।
देखो सीधी सी बात है, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होगा तो सीधी सी बात है कि इक्वेटर पे तो टेम्परेचर राइज होगा, ट्रॉपिक्स के आसपास की बात करें तो वहाँ पर टेम्परेचर राइज होगा। तो एक एक चीज़ जो अभी इक्वेटर पे टेम्परेचर है वो तो ट्रॉपिक्स पे होने लग जाएगा, ट्रॉपिक्स वाला है वो और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे में नुकसान किसको होगा? पोलर एरिया में, दैट मीन्स कोल्ड या फिर जो कूल टेम्परेट क्लाइमेटिक सिचुएशन वाली जो एरियाज है ना, वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है क्योंकि टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है ना। 2019-20 की अगर बात करें तो लगभग 1.2 लाख फॉरेस्ट फायर के हॉटस्पॉट्स डिटेक्ट किए गए थे SNPP VIIRS सेंसर्स के द्वारा, जो कि 2020-21 में बढ़कर कितने हो गए हैं? 3.4 लाख। मतलब ऐसे पॉइंट्स डिटेक्ट किए गए हैं कि जहां पर जंगल में आग लग सकती है, 3.5 लाख के लगभग। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर डिटेक्ट हुए हैं? उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखो बात यह है कि क्या ये रिपोर्ट कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर शो करती है? तो एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो रिपोर्ट है इसमें कॉफ़ी, कोकोनट, मैंगो या फिर दूसरे जो ऑर्किड्स हैं, मतलब जिनके प्लांटेशन वाली रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं, बोलो उन सबको फॉरेस्ट में कवर कर लिया। तो ऐसे में आप कैसे डिस्टिंक्ट करोगे या डिस्टिंग्विश करोगे कि कौन सा तो नेचुरल फॉरेस्ट है और कौन सा ह्यूमन मेड फॉरेस्ट है? क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट में तो हमें पता है ना कि कितनी बायोडाइवर्सिटी होती है, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, वैरायटी ऑफ स्पीसीज, डिफरेंट एनिमल्स। पर अगर सेम तरीके की अगर आप प्लांटेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हो तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं एक तरीके के प्लांट्स को ही आप हाउस करते हो। तो बोले यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये कि कॉफ़ी, कोकोनट, मैंगो, इनकी जो प्लांटेशन वाले एरिया है ना, उनको भी बोला सर्वे में इंक्लूड किया है। तो ऐसे में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल हमें नहीं मिलती, जबकि एक्चुअल में अगर हमें बायोडाइवर्सिटी की डिटेल लेनी है तो फोकस होना चाहिए नेचुरल फॉरेस्ट पे। ठीक है, तो ये कमी भी साथ साथ में बता दी। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि केरला की जो सिनेमा इंडस्ट्री है वहाँ पर वुमेन को क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज़ हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं। देखो केरला में अभी लेफ्ट की गवर्नमेंट चल रही है, कम्युनिस्ट सरकार चल रही है। तो उन्होंने अभी देखो 3 मेंबर का जो पैनल कॉन्स्टिट्यूट करना था वो कॉन्स्टिट्यूट किया, और उस पैनल को लीड कौन कर रहा है? जस्टिस हेमा के द्वारा, और इसको बोला गया जस्टिस हेमा कमीशन। ठीक है, तो ऐसे में देखो बात यह है कि जस्टिस हेमा कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 3 मेंबर पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। इससे क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली बात करें तो वुमेन के लिए, क्योंकि जो सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस राइज हो रहे हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसके इसको ध्यान रखते हुए सरकार ने कदम उठाए हैं। तो मुद्दा क्या है थोड़ा वो जानते हैं। देखो ये कमीशन क्यों बनाया गया था, जस्टिस हेमा कमीशन? देखो फरवरी 17, 2017 की बात है जब एक मलयालम फिल्म की एक प्रोमिनेंट वुमेन एक्टर, ठीक है, उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया लगभग 2 घंटे तक एक चलती हुई गाड़ी में कोच्चि के पास में। और उसमें मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के एक टॉप लीडिंग एक्टर जिनका नाम है दिलीप, उनका भी इन्वॉल्वमेंट था। तो ये चीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई, और उसके बाद में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन भी करवाई गई तो पता पड़ा कि वाकई में दिलीप का उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो ये एक कहीं ना कहीं इंसिडेंट हाईलाइट हुआ कि वाकई में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में कहीं इस तरीके के इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, ये तो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं केरला की फिल्म इंडस्ट्री की, बोले थ्रू आउट इंडिया इस तरीके के इश्यूज हैं, इनको हमें कैसे टैकल करना होगा। तो इस इंसिडेंट ने, जिसमें ये सेक्सुअल हरासमेंट की हम बात कर रहे हैं, इसने एक स्पॉटलाइट में ला दिया कि वाकई में हमारी जो वुमेन है उनकी सेफ्टी इंश्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज मेल डोमिनेटेड स्पेस हैं और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से होता है ना कि कास्टिंग काउच जिसको बोलते हैं, मतलब कि भाई आपको अच्छा रोल मिल जाएगा, अच्छा कैरेक्टर प्ले करने के लिए मिल जाएगा, पर आपको कुछ पे करना पड़ेगा रिटर्न में। तो इस तरीके की सिचुएशन, तो बोला यहाँ पर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है और उसके लिए काम करना ज़रूरी है। तो देखो वैसे तो जब ये 2017 का मुद्दा हाईलाइट हुआ तो वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव करके एक ग्रुप है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ, जिसका मेन था कि वर्क प्लेसेस पे
पर्टिकुलरली बात की जाए ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पर जो वुमेन के साथ में सेक्सुअल हरसमेंट हो रहा है उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं या कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इस WCC में बहुत से प्रोड्यूसर, एक्टर और ये डायरेक्टर्स, इनका इन्वॉल्वमेंट था। फिर गवर्नमेंट ने 3 मेंबर कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जस्टिस के हेमा की लीडरशिप में, जिसमें इनके अलावा के हेमा के अलावा रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट के बी वत्सल कुमारी ये भी थी और वेटरन एक्टर शारदा, इन तीनों ने मिलकर के इन्वेस्टिगेट किया और अपने एक रिपोर्ट सबमिट की कि वाकई में फिल्म इंडस्ट्री में क्या काम होता है। तो बात यह है कि इस कमीशन ने क्या किया। देखो, इस कमीशन ने मेन ध्यान दिया, बहुत से जो मेंबर्स थे फिल्म इंडस्ट्री के, उनके साथ में इंटरव्यू किया। ठीक है, चाहे वो कोई भी वुमेन एक्टर हो, मेल एक्टर हो, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, टेक्नीशियन, इन सब से, तब जा कर के अच्छे से पूरा रिपोर्ट बना करके 300 पेजेस की रिपोर्ट केरला गवर्नमेंट को सबमिट की। और फिर उसके बाद में चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन है, उनके पास में 31 दिसंबर 2019 को ये डॉक्यूमेंट आ गया था, जिसमें एविडेंसेस के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे, स्क्रीनशॉट्स भी थे, ऑडियो क्लिप्स भी थी कि किस तरीके से कास्टिंग काउच के लिए फीमेल एक्ट्रेस को परेशान किया जाता था कि भाई आपको काम मिल जाएगा बट आपको सेक्सुअल फेवर करना पड़ेगा। तो इस तरीके की सिचुएशन, साथ में फिल्म इंडस्ट्री में बोले अल्कोहल और ड्रग अब्यूज़ भी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इससे संबंधित भी बहुत, मतलब एक कहते हैं ना ग्रे एरिया जहाँ पर फोकस कोई नहीं देता, वो चीज़ें निकल करके आई। अभी क्या है, अभी तक जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई है तो देखो, जब से ये 3 मेंबर का पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया वेंसडे को अभी, है ना, तो ये स्टडी करेगा कि भाई क्या होगा क्या नहीं। अभी तक कोई इम्प्लीमेंटेशन है नहीं। और दूसरी कि ये जो जस्टिस के हेमा की जो रिपोर्ट आई है ना, जस्टिस के हेमा कमीशन की, उस रिपोर्ट को देखो पब्लिक भी नहीं किया है। कारण कि इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं जो अपने नाम को बिल्कुल भी ओपन में नहीं आने देना चाहते हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से इंटरव्यू में कहा कि भाई हम बात तो सारी बता देंगे अंदर की, पर आप हमारा नाम नहीं लोगे बाहर जा कर के, क्योंकि बोला हमारे करियर पे फिर क्वेश्चन लग जाएंगे और हमें जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा सिचुएशन देखो यहाँ पर, ये जो इंक्वायरी जो रिपोर्ट थी ना, ये द कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट ऑफ 1952 के अंडर में अपॉइंट नहीं हुई थी। ये जो कमीशन हुआ था के हेमा वाला, ऐसा ऑलरेडी एक है कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करने का प्रोविज़न कि अगर कहीं पर भी कोई भी इंडस्ट्री में कोई इशू आ रहा है, वहाँ पर इंक्वायरी करने की ज़रूरत है, तो आप कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हो। पर वही चीज़ है कि अभी तक गवर्नमेंट ने डिले क्यों किया है। इस 300 पेजेस की जो रिकमेंडेशन दी थी पूरे रिपोर्ट के बेसिस पे के हेमा कमीशन ने, वो अभी तक क्यों इम्प्लीमेंट नहीं की, उसका कोई जवाब भी नहीं है अभी तक। तो ये सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। और ये चीज़ कोई यहाँ तक ही नहीं है, आपने अभी जो सुशांत सिंह राजपूत का जो डेथ का जो केस था, उसमें भी नारकोटिक्स का कितना ज़्यादा देखने को मिल रहा था बॉलीवुड में, तो वो अपने आप में बहुत कुछ शो करता है। ठीक है ना। तो ये है पूरा सिनेरियो फिलहाल तो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री का। आगे चलते हैं। फिर देखो पेज नंबर 3 पे एक न्यूज़ है। अभी जो 14th राउंड की बातचीत होनी थी इंडिया चाइना के बीच में, जो मिलिट्री टॉक्स चल रही हैं स्टैंड ऑफ को लेकर के, देखो कुछ आउटकम नहीं निकला है फेवरेबल। हॉट स्प्रिंग पे अभी भी कहीं ना कहीं तनातनी चली हुई है। नेक्स्ट राउंड जल्दी होगा बातचीत का। अभी तक तो डिसएंगेजमेंट हुई नहीं है हॉट स्प्रिंग वाले एरिया में। इसके आगे इकोनॉमी पेज की बात करें तो यहाँ पर देखो प्राइवेटाइजेशन की तरफ ध्यान सरकार का है। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इस पर फोकस है। अब ये बजट से संबंधित प्री प्लान है या फिर प्रेडिक्शंस हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। तो इसमें देखो आपके लिए कुछ टास्क है, वो मैं बताऊंगा, वो आप पढ़ोगे एक बार। एक काम करो, आप तो इस आर्टिकल को आप एक बार खुद से पढ़ो, क्योंकि इसमें बजट में क्या होगा, है ना, उसमें ये चीज़ें बताई जा रही है। जैसे कि एक तो यहाँ पर देखो ऑयल मेजर कंपनी BPCL, ठीक है ना, उसके प्राइवेटाइजेशन की बात की जा रही है। ठीक है। दूसरा जो आप देखते हो LIC की बात करते हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, उसके भी IPOs लॉन्च करने की बात करें। IPO का मतलब कि पहली बार मार्केट में शेयर्स लॉन्च किए जाएंगे जिससे कि लोग इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है। इसके आगे देखें तो जो द बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2021 जो अभी है पार्लियामेंट में, जिसमें मेन फोकस रहेगा 2 पब्लिक सेक्टर बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करना, ये भी ड्यू चल रहा है। इसके आगे अगर हम देखें तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
BEML, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और पॉन हंस, ये ऐसे कंपनीज हैं जिनके प्राइवेटाइजेशन की तरफ सरकार बढ़ रही है। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, इसके बारे में आप जरूर पढ़ोगे। ठीक है ना, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इनके बारे में एक बार जरूर देखोगे। इसके आगे आपको जो काम करना है वो ये, एक तो ये कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जिसमें क्या किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा अगर कोई पुराने प्रोजेक्ट चालू किए गए थे और वो प्रोजेक्ट जो है वो बीच में अटक गए पैसों की कमी की वजह से, तो सरकार ने कर दिया कि भाई ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट के तौर पे कोई भी टेक ओवर कर ले और जहां रुके हुए हैं ये प्रोजेक्ट उनको कंटिन्यू करे। तो एक तरीके से इन एसेट्स को लीज पे दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के बारे में एक बार आप जरूर पढ़ोगे। ठीक है जी, इसके आगे तो बाकी एक बार इस पर आप जरूर रीडिंग मारोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है ना, अब देखो एक न्यूज़ जो आ रही है वो ये यहाँ पर कि इंडिया और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसमें बातचीत चल रही है और उसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि दोनों कंट्रीज एक दूसरे की किसी भी सेंसिटिव मुद्दे पर हाई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। जैसे इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को लेकर के अगर यूके बोले कि हाँ यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो यूके को पहले ही अलर्ट कर दिया। और यूके में भी अगर कोई इंटरनल इशू आ रहा है तो वहाँ पर इंडिया भी वहाँ पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करेगा। तो देखो, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया दोनों के बीच में एक तो टारगेट है कि दोनों को अपना ट्रेड है वो डबल करना है। अगर आप करंट देखें ना तो एनुअल ट्रेड होता है यूके और इंडिया के बीच में लगभग $50 बिलियन का, तो $100 बिलियन तक ले जाना। दूसरा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत हो रही है। तो इसमें जहां तक है तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसमें क्या होता है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कुछ सर्विसेज और गुड्स उनको मेंशन रखा जाए, कुछ क्या ज़्यादातर हो जाती हैं जिनमें फाइनलाइज कर दिया जाता है कि मिनिमम टैरिफ लगाए जाएंगे। मतलब इंडिया अगर कुछ एक्सपोर्ट करता है यूके को तो वहाँ पर टैरिफ कम लगेंगे, और अगर यूके वाला प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो उस पर टैरिफ कम लगेंगे, टैक्सेस कम लगेंगे। तो एक दूसरे के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करने का ये तरीका होता है। इसमें देखो, शुरुआत तो होगी अर्ली हार्वेस्टिंग एग्रीमेंट, जिसमें क्या होता है कि शुरुआत में कुछ सेलेक्टेड सर्विसेज एंड गुड्स को पिक किया जाता है और उनके बेसिस पे ये रखा जाता है कि हाँ इनकी में हम जो भी ट्रेड करेंगे उनको फ्री रखेंगे। फ्री का मतलब कम से कम टैरिफ रखेंगे, और फिर धीरे धीरे हम इसको और भी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक्सपेंड करेंगे और कवर हो जाएगा। पर होता क्या है कि अर्ली हार्वेस्ट जो एग्रीमेंट्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में आ जाते हैं, क्योंकि WTO बेशक फ्री ट्रेड को प्रमोट करने की बात करता है, बट WTO नॉर्म्स के हिसाब से अगर देखा जाए ना तो दो कंट्रीज के बीच में अगर कोई प्रॉपर बायलैटरल एग्रीमेंट होता है तब तो उनके बीच में फ्री ट्रेड प्रमोट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर उनके बीच में प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है, फिर भी वो टेम्परेरी बेसिस पे कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए फ्री ट्रेड करना चाहते हैं, तो फिर WTO वहां पर क्वेश्चन रेज कर देता है। ठीक है ना, तो ऐसे में बायलैटरल एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा तब तक फ्री हार्वेस्टिंग, ये जो अर्ली हार्वेस्टिंग एग्रीमेंट होगा, क्योंकि जब तक FTA फाइनल नहीं होता, FTA की प्री स्टेज होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज होती है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। तो इसमें क्या हो गया कि दोनों कंट्रीज लगभग आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ ट्रेड कर लेंगे। वैसे देखा जाए तो इंडिया ने 2004 में एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था थाईलैंड के साथ में, जिसमें 84 गुड्स पर टैरिफ को रिड्यूस किया गया था। ठीक है ना, अब अभी तक भी वो इंटरिम जो एग्रीमेंट है थाईलैंड का वो अभी तक फुल फ्लेजेड FTA में कन्वर्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ऐसा ही कुछ फ्री हार्वेस्ट, ये अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट तो हो तो जाएगा, पर ये FTA में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा और WTO के हर्डल्स भी कहीं ना कहीं लगेंगी। तो देखने वाली बात है होता है क्या। बाकी फिलहाल तो टारगेट है कि 2030 तक दोनों अपने एक दूसरे के ट्रेड को डबल करना चाहते हैं। इसके आगे एक न्यूज़ और है कि अडानी और पोस्को देखो साउथ कोरियन कंपनी है और अडानी आपको पता है इंडियन कंपनी है, दोनों मिलकर के एक मुंद्रा पोर्ट पर जो गुजरात में है वहाँ पर स्टील मिल है वो स्टैब्लिश करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर अब बातचीत होगी, काम चलेगा, देखते हैं आउटकम क्या निकलता है। इसके आगे अगर वर्ल्ड पेज पे हम नज़र डालें तो यहाँ पर तो ओमिक्रॉन, यूक्रेन, बस यही फैले पड़े हैं, कुछ काम का इतना है नहीं। तो देखो डिस्कशन में एक आर्टिकल तो बहुत ही हमने एक्सप्लेन पेज तो अच्छे से डिस्कस कर ही लिया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।